सामने के नजारे ने हमें हिला दिया था। वहां एक कौवा था जो कुछ ही पल में वहां से उड़ा। और मैदान में चिड़ियों के झुंड के साथ बैठ गया। वहां एक और कौवा पहले से था, पहाड़ी मैना भी थी। एक कौवा फिर से वहां पहुंचा है, ठीक मेरे सामने। हम तकरीबन 15,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहां मेरे ठीक सामने 2 कौवे हमें दिख रहे हैं। वैसे जानकार भी मानते हैं कि इतनी ऊंचाई तक कौवे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो वैसा वातावरण मिल पाता है, ना तो उन्हें उस तरीके से भोजन पानी मिल पाता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ठीक मेरे सामने 2 कौवे आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा और करीब आओ, थोड़ा और करीब आओ। हम करीब चलकर देखने की कोशिश करते हैं। हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। भारत में पाए जाने वाले कॉर्वस स्प्लेंडेंस कौवे से जुड़ा विज्ञान कहता है वो इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? पहाड़ी मैना को यहाँ देखना एक आम बात थी। इतनी हैरानी वाली बात है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये 15,500 फीट की ऊंचाई पर कौवा कहां से आएगा। एक बार नजर घुमाना, कहीं और भी दिख रहा है क्या? हमने और कौवों को देखने के लिए नजर घुमाई, तब तक ये दोनों भी नजरों से ओझल हो चुके थे। ये दिखना बंद हो गया, लेकिन कैमरा अभी बंद मत करना। कुछ देर तक हम सोचते रहे, फिर वहां से तुरंत आगे बढ़ गए। यात्रा बहुत लंबी थी, मंजिल भी बहुत दूर थी। कौवों को देख दिमाग में सवाल उमड़ने लगे थे। कहीं उन कौवों का रुख कुंड की ओर तो नहीं था? क्या ये अपनी जान देने जा रहे थे या अपने किसी मृत साथी का पंख लेकर आए थे? रहस्यों ने हमें जकड़ लिया था। कुंड का मार्ग बहुत दुर्गम था, लेकिन हमें तो उससे भी आगे जाना था। कुंड के पीछे, पर्वतों के नीचे वजह बहुत बड़ी थी। कहते हैं वहां आज भी कागभुशुंडी दिखते हैं अपने उसी पौराणिक रूप में। आपने अगर कागभुशुंडी के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको झील से आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ घूमना है और आनंद लेना है तो झील तक ही जाइए और वहाँ पे आपको पूरा प्रकृति के नज़ारे दिखेंगे और क्या आप वहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। अगर आपको साक्षात कागभुशुंडी के दर्शन करने हैं तो झील से आगे जाना पड़ेगा। कुंड पहुंचने की जद्दोजहद चल रही थी। मौसम ने मुसीबतों में इजाफा कर दिया था। बर्फ और बारिश ने ठंड का परचम बुलंद कर दिया। हड्डियां तक कांप रही थीं। गीले चट्टानों पर पैर नहीं टिक रहे थे। जब से मौसम खराब हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो यही सहारा है। इस स्थान पर खुद को बारिश से बचाना होता है, नहीं तो आपकी ये यात्रा बीच में ही रुक सकती है। ठीक सामने ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इस ग्लेशियर को पार करने के साथ ही बिल्कुल लेक के पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ही पास पहुंच जाएंगे। यही रास्ता है। आराम से
पैर रखने में थोड़ी परेशानी भी है और डर भी लगता है। जोखिम से ये हमारी अंतिम जंग थी। इसी चट्टान के पीछे ही वो कुंड था जिसके रहस्य हमें इस खतरनाक इलाके तक खींच लाए थे। अब यही रास्ता है। बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग स्टिक भी जैसे ही कहीं रख रहे हैं, अगर वो किसी पत्थर के ऊपर नहीं पड़ा तो सीधे नीचे चली जाती है। सभी परेशानियों को ठेंगा दिखा हम दूसरी तरफ पहुंचे। पौराणिक कुंड हमारी नजरों के सामने था। इसके पहले दृश्य ने ही हमें लाजवाब कर दिया था। अगर एक लाइन में कहें तो कुंड का पानी बादलों की गोद में पहाड़ के कटोरे में रखा किसी दिव्य जल जैसा दिख रहा था। कहते हैं कि ये झील देखने में जितनी बड़ी लगती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है, और जितनी इसकी गहराई है उससे भी ज्यादा इसमें लोगों की आस्था है। अभी भी ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में झील तो कई सारे, लेकिन ये इकलौती झील है जिस झील को कौवे देह त्यागने के लिए चुनते हैं। कहते हैं रामायण लिखने से पहले काकभुशुंडी ने गरुड़ को यही राम कथा सुनाई थी। इसी कुंड में प्राण त्यागे थे। इसका साक्ष्य हैं कौवे, जो यहाँ इतनी ऊंचाई पर प्राण त्यागने आते हैं क्योंकि उनके इष्ट का जीवन भी इसी सरोवर में खत्म हुआ था। इन सब कहानियों से इसे देव सरोवर भी कहा जाता है। इसे देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने जब इसे पहली बार देखा होगा, वो चाहे जब कभी भी देखा हो, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, उनके मन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि इस झील को, इस लेक को किसी इंसान ने तो नहीं ही बनाया है, इसीलिए इसे देवताओं का झील कहते हैं। हम इतनी दूर झील देखने नहीं आए थे। हमारा मकसद दावों को परखना था। क्या इस कुंड में कौवे जान देने आते हैं? क्या इस सरोवर से आगे की पहाड़ियों में काकभुशुंडी का रूप आज भी दिखता है? तभी एक दृश्य ने हमें चकित कर दिया। कुंड के एक कोने में कुछ पंख पड़े थे। इनमें से कुछ कौवे के लग रहे थे तो कुछ पंख किसी और पक्षी के थे। लेकिन ये पंख कहां से आए, वो भी गांव से इतनी दूर
17,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ तो केवल पहाड़ी मैना ही आ सकती है, लेकिन ये पंख पहाड़ी मैना के नहीं थे। मैं जब से हूं तब से मैंने किसी भी पक्षी को, चिड़िया को, किसी को नहीं देखा। यहां भी है। कुछ पंख पूरी तरह काले थे, कुछ ग्रे और काले थे, देखने में कौवे के लग रहे थे, लेकिन कुछ सफेद भी थे। ये देखने में कौवे के पंख तो नहीं लग रहे ना? ना, नहीं, ये कौवे के पंख तो नहीं है। हमारी उलझन वो पंख थे जो कौवों के लग रहे थे, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता था? और केवल पंख क्यों हैं? कौवे कहां गए? इतनी ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर अभी हम हैं, अमूमन कोई भी पक्षी आपको ऐसे नहीं दिखेगा। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ और ये पंख दिख रहे हैं, तो मुझे लोगों की बातें बार बार याद आ रही है। कौवे अगर अपना देह त्यागते हैं तो काकभूषणी लेक पे ही जाते। तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं, तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से भेंट कर देते हैं। कुछ पंख पानी की सतह पर भी तैर रहे थे। ये किसके थे? क्या कुंड में जान देने वाले कौवों के? या ये पंख उन कौवों के थे जो किसी हादसे में मारे गए और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उनके साथी कौवे इन्हें कुंड में डाल गए। दोनों हालत में कुंड की कहानी कौवों से जुड़ती दिख रही थी, लेकिन ऐसा कैसे संभव था? ये इलाका कौवों के अनुकूल ही नहीं था। भारतीय कौवों को वैज्ञानिक भाषा में कॉर्वस स्प्लेंडेंस या ग्रे नेक कहा जाता है। आमतौर पर इनके शरीर ग्रे और पंख काले होते हैं। वैसे तो इनकी क्षमता और शारीरिक बनावट ऊंची उड़ान लायक होती है, लेकिन इनको अपने घरेलू वातावरण की आदत पड़ जाती है। ऐसे में ये 10,000 फीट से ज्यादा ऊपर की उड़ान आमतौर पर नहीं भरते। कौवे अपने वातावरण को लेकर, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उसे लेकर वो बहुत सजग रहते हैं। हमेशा उनकी निगाहें इस बात पर रहती है कि कोई ऊंचा मकान हो, कोई ऊंचा पेड़ हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां वो बहुत आसानी से अपना घोंसला बना सकें, बहुत आसानी से वहां अपने लिए दाना पानी जुटा सकें। लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वाकई इस कुंड में कौवे अपनी जान देते हैं, तो कुंड के अंदर उनके अवशेष जरूर पड़े होते, लेकिन कुंड के साफ पानी में नीचे सतह पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर ये पंख किसके थे? अब इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका था, हम इस कुंड से आगे बढ़ें, इस बर्फीली वादी के उस इलाके में जाएं जहां काकभुशुंडी को पक्षी रूप में देखे जाने का दावा किया जाता है। जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हर किसी ने बस एक ही बात कही कि अगर आप घूमने जा रहे हैं तब तो आप काकभुशुंडी लेक तक जाइए, लेकिन आप अगर वाकई दुनिया को दृश्यम दिखाने जा रहे हैं तो फिर आप उस लेक से आगे जाइए। मैं जानता हूँ लेक से आगे जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हम काकभुशुंडी को देखें, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस लेक के आगे की दुनिया कैसी है। हमारे हिसाब से हुआ यह होगा कि किसी ने इन पहाड़ों में किसी पक्षी को देखा होगा। कहानी काकभुशुंडी की है तो लोग उस पक्षी को भी वही मान बैठे होंगे। नहीं तो जहां इंसानों की खैर नहीं, वहां पक्षी क्या करने आएंगे और क्यों आएंगे?